हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे परीक्षा के दुश्मनों। एग्जाम्स एनिमी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ में पसीना बहाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। आज के लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको समझने वाले हैं अच्छे से, और एक्सरसाइज 3.5 के प्रत्येक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं। तो जुड़े रहना लेक्चर के लास्ट तक। एक बात ध्यान रखना, जो पानी से नहाएगा वो केवल अपना लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में इतिहास बदलने के लिए। आप इतिहास बदलने के लिए बने हो। उठा लीजिए अपनी नोटबुक पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हम कर क्या रहे हैं सर? हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं जो रैखिक समीकरण है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि दो चर होते हैं, उनका हम हल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पहले देखा था ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एल्जेब्रिक मेथड देखे थे, यानी कि बीजगणितीय विधियां देखी थी। उसमें हमने दो मेथड अभी तक पढ़ ली है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज बारी आई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, यानी कि वज्र गुणन विधि की। तो वज्र गुणन विधि को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसको इसकी नानी याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि हम अच्छे से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, एकदम इजी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आज तक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ये चीज समझ में नहीं आई है, सबसे कठिन अगर आपको ये लगता है, तो आज सबसे इजी होने वाला है। ठीक है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो उठा लीजिए अपने अस्त्र शस्त्र, उठा लीजिए नोटबुक पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ में। स्टार्ट करता हूं आज की क्लास एकदम जोशीले अंदाज में, एकदम जोश के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इसी जोश के साथ क्लास को अंत तक लेने वाला हूं। क्लास अंत तक इसी जोश के साथ चलने वाली है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ में, आ जाइए। चलिए, फर्स्ट मैं आपको पूछता हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है जिसमें क्या है, दो चर है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, उसका जनरल फॉर्म क्या होगी, उसका व्यापक रूप क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये चीज हमने पढ़ ली है, ये चीज हमने लेक्चर 3 का जो पार्ट 1 चैप्टर 3 का जो पार्ट 1 लेक्चर आया था उसमें हमने देखा था। क्या देखा था उसमें आपने ये देखा था कि इसका जनरल फॉर्म क्या होती है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को जिसमें क्या हो, टू वेरिएबल्स हो। तो देखिए सर, उसको लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन होती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है सर, इसमें x और y है, वो तो है वेरिएबल्स, यानी कि चर है जिसके हमको सॉल्यूशन निकालने हैं, जिसके लिए हम इतनी क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे हमने मेथड देखे, सिर्फ हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए देखे, क्योंकि यही वेरिएबल्स है, यही क्या है, चर है। ठीक है, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है सर, ये कोएफिशिएंट्स है, यानी कि कोई भी रियल नंबर्स ये हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इतने अच्छे तरीके से इजी वे में समझाने वाला हूं ये मेथड। चलिए अब देखिए, अब मैं अगर यहां से a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 अगर इस फॉर्म में होगा, यानी कि जो हमने लीनियर इक्वेशन अपन को दी हुई होगी उसको हम इस फॉर्म में बना देंगे। उसके बाद a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे कि a1 की वैल्यू क्या होगी, b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या होगी, वो हम इन इक्वेशन से देख लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो एकदम इजी है। चलिए आगे चलते हैं, अपने मेन मेथड की तरफ चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मतलब तिरछा है ना, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसे तिरछे गुणे, ऐसा कुछ इसमें होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सर कैसे करेंगे, देखिए
एक अपना वेरिएबल हो गया x, दूसरा वेरिएबल हो गया y, और एक इसके साथ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आपको चक्री घुमानी है। क्या घुमानी है? चक्री। चक्री कैसे घुमाते हो सर? चक्री को हम जहां से घुमाते हैं वो वहीं फिर घूमती घूमती क्या हो जाती है, वही जगह पर वापस आ जाती है, फिर वापस घूमने लग जाती है। इसी तरह से क्या करनी है, चक्री घुमानी है। चक्री किसकी घुमाओगे? जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनकी चक्री घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे सर? देखिए, b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, फिर चलेंगे c1 c2 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बारी किसकी आएगी? इसकी आएगी, है ना। ये आगे आएगा ना चक्री में, ऐसे घूमेगी चक्री, फिर इसको लेंगे, फिर वापस इसको लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे सर? देखिए अभी। ठीक है, ये हो गया x। पहले b1 b2 को लीजिए, यहां पे लिख दीजिए b1 b2। ठीक है, फिर किसकी बारी आई? आगे नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट किसकी? c1 c2 की। तो x और y के यहां पे बीच में लिख दीजिए c1 c2। ठीक है, फिर किसकी बारी आई? फिर सर आगे बारी आ गई a1 a2 की, यानी कि अब जगह कहां बची है? y और 1 के बीच में, यहां पे लिख दीजिए a1 a2। फिर किसकी बारी आई? वापस सर, वापस हम पहुंच गए वापस b1 b2 तक। b1 b2 को किधर लिख दीजिए? 1 के उस साइड में लिख दीजिए b1 b2 को। ये सर हमारा एक पूरा सर्कल पूरा हो गया। b1 b2 से स्टार्ट हुए, घूमते घूमते वापस b1 b2 पे आ गए। सर हमने ऐसा क्यों लिखा है वो बताइए। चलिए, इससे ही हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। इसी मेथड से हम समझने वाले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे यूज में लेंगे, कैसे इसका कंसेप्ट हम समझेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करना है सर? ये तो वेरिएबल्स हो गए x एंड y तो। ठीक है, फिर सर ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स है। सर कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसी को तिरछा गुणा करने वाले हैं। ठीक है, इसी में हम तिरछा गुणा करेंगे, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि। कैसे करेंगे? देखो, b1 को c2 से गुणा करेंगे। ठीक है, b2 को c1 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए, जो ये वाला जो टर्म आने वाली है वो मैं पहले लिख देता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए कैसे लिखोगे इसको। x तो अपने ही है ना, x के नीचे वाले को क्या कर रहे हैं हम? गुणा कर रहे हैं, यानी कि x को क्या नीचे क्या कर देंगे? बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, पहले तो पहला वाला जो है b1 है, वहीं से स्टार्ट करने वाला है ना। पहली लाइन में जो 1 नंबर है वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से करो पहले b1 c2, इसको इससे गुणा किया है ना, b1 c2 लिख दीजिए यहां पे b1 c2। ठीक है, फिर b2 c1, b2 c1, b2 c1। ठीक है, अब देखो पहला हमने जो गुणा किया था ना, उसको क्या करेंगे? फिर हमने किया था दूसरा गुणा, तो दूसरे गुणे को पहले गुणे में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो बीच में क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। ये काम तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं y की तरफ। यहां पे देखिए, यहां पे भी फर्स्ट लाइन में 1 नंबर कोफिशिएंट कौन सा है? c1 है सर। तो c1 को किससे गुणा करोगे? a2 से गुणा करोगे। फिर क्या करोगे? फिर c2 को क्या करोगे? a1 से गुणा करोगे। ठीक है, इसका भी लिख देते हैं अभी। देखिए y के नीचे तो है, यानी कि y बट्टा क्या? c1 a2, फिर c2 a1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे सर। ठीक है, आगे चलिए 1। अब देखिए, अब आपको पता चल गया क्या करना है। बिल्कुल सर, पहली लाइन में जो फर्स्ट कोफिशिएंट है, जो 1 वाला कोफिशिएंट है, उसको पहले गुणा करेंगे। किससे? तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा जो भी होगा उससे गुणा करेंगे। फिर a2 को b1 से लिख दीजिए। ऊपर क्या है? 1 है सर, 1। फिर बट्टे में क्या इसके आएगा? a1 b2, फिर a2 b1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे सर। ठीक है, फिर क्या चलेगा सर आगे? फिर मैं कहूंगा इनको क्या कर दो? सबको बराबर कर दो। ठीक है, इन सबको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि ये जो आपकी वैल्यू आने वाली है ना, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि a1
b2 माइनस a2 b1 ये जीरो नहीं आनी चाहिए, तभी आपके हल आएंगे, नहीं तो हल नहीं आएंगे। ये अगर जीरो हो गई तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर क्या करोगे सर, देखो इस टर्म को मैं फर्स्ट टर्म नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूं। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से समझना है तो अच्छे से ध्यान दो। इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है सर, सब बराबर में है। इसका मतलब तो सर टर्म जो वन है वो भी किसके, टर्म थर्ड के बराबर है। यानी कि मैं अगर क्या करूंगा, वन को बराबर लिख दूंगा थर्ड के, ठीक है। यानी कि वन में सर ये तो कुछ कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स होने वाले हैं, तो ये भी एक क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ये जो गुणा होके माइनस हो जाएगा तो एक नंबर आने वाला है, कुछ भी, ये भी एक नंबर आने वाला है, ठीक है। तो सर फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में सिर्फ मेरे पास एक x ही वेरिएबल बचने वाला है, बाकी तो सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सर अगर इनको मैं बराबर करूंगा, यानी कि इसको और इसको बराबर करूंगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। फिर देखो, अगर मैं टर्म सेकंड को और टर्म थर्ड को बराबर करूंगा, क्योंकि ये भी तो बराबर है ना, फिर क्या कर सकता हूं मैं, टर्म सेकंड को और टर्म थर्ड को बराबर करूंगा, तो ये भी एक नंबर हो जाएगा पूरा सॉल्व होके, नीचे वाला ये भी एक नंबर हो जाएगा। वन तो एक नंबर है ही है, तो यहां से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहने वाला है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। बस इतने दिनों से बस आप डर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सीखा नहीं सही से, अच्छे से नहीं सीखा, शिद्दत से नहीं सीखा। अब सीख लिया शिद्दत से, अब नहीं डरने वाले सर। अब इसको है ना, इसकी नानी याद नहीं दिलवाई ना, तो हम भी एग्जाम्स एनिमी परिवार के सदस्य नहीं है। चलिए तो फिर आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर, ठीक है। 3.5 को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, शिद्दत से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को उसकी नानी याद दिलाने वाले, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए, देख लेना। एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से सॉल्व करने वाला है ना, इसको हम है ना मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। क्या करेंगे, मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। देख लेना सर, अब की बार नहीं छोड़ने वाला मैथमेटिक्स को। पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solution। यानी कि ये बोल रहा है कि which of the following pairs, यानी कि जो आपको following pairs दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें कौन अद्वितीय हल है, या फिर नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। ये चीज आपको बतानी है, बिल्कुल बता देंगे सर। कहां पर पढ़ा था सर, फर्स्ट में हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 3 का, उसमें हमने ये देखा था। उसके बाद बोल रहा है कि इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ये बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल आता है, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। कर लेंगे सर। चलिए चलते हैं। इसके कितने पार्ट है, इसके पार्ट है सर 4 पार्ट। 4 पार्ट में से जो सेकंड पार्ट है वो मैं करवाने वाला हूं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आ जाइए इधर ध्यान दीजिए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले चेक करो कि क्या है इसमें, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कैसे चेक करते हैं, पता है किसी को? बिल्कुल सर, हमें पता है कैसे चेक करते हैं। देखिए इनके कोफिशिएंट को सर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का जो रेशियो है
वो चेक करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू आ गया b1 अपॉन b2 के, तो क्या हो जाएगा, तो सर इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे या फिर क्या बोल सकते हैं, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, फिर देखो सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ गया b1 अपॉन b2 के, बट सर जो c1 अपॉन c2 है वो बराबर नहीं आया, यानी अगर वो नॉट इक्वल्स टू हो गया तो सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर सर अगर जो तीनों रेशियो है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर अगर c1 अपॉन c2 हो गया, तो सर इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अपन को चेक करना है पहले क्वेश्चन को, अगर हमारे ये कंडीशन आए यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, तो ही हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको सर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि बराबर के इस साइड में 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करो वापस। कैसे करोगे, रीअरेंज करो इसको वापस। कैसे करेंगे सर, 2x प्लस वाई, ये जो 5 उधर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन, यहां से हटा देते हैं, इसी को फर्स्ट इक्वेशन नंबर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको भी वापस रीअरेंज करो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां से निकाल लीजिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए a1 a2, a1 की वैल्यू कितनी है सर, x का कॉफिशिएंट 2, b1 a2 की वैल्यू कितनी है सर, x का कॉफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 3। ठीक है, b1 b2 इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। y का कॉफिशिएंट है सर प्लस का 1 और इसमें y का कॉफिशिएंट है प्लस के 2। ठीक है, c1 c2, c1 की वैल्यू सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें होता है प्लस c1, तो यहाँ पे क्या है, c1 की वैल्यू यहाँ पे -5 है, ये ध्यान रखना, सिर्फ 5 मत लेना। c2 की वैल्यू -8। ठीक है, चलिए ये चेक कीजिए पहले यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, चेक कर लेंगे सर, अभी चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 कीजिए, यानी कि 2/3 क्या हो गया, a1 अपॉन a2। फिर b1 अपॉन b2 कीजिए 1/2, क्या ये बराबर है, तो हम लिखेंगे सर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब इसके क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, यानी कि इसका क्या, एक यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, अद्वितीय हल है, इसका मतलब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लगाते हैं सर। हमारा पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर है, कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है। ठीक है, चलिए लिखिए x y एंड 1। ठीक है, क्या लिखने वाला हो यहाँ पे, जो बीच वाला है, यानी कि बीच में क्या है, b1 b2 है, उसको लेके आइए। b1 b2 वैल्यू क्या है, b1 है 1, b2 है सर 2। फिर c1 c2 -5 -8। फिर वापस सर घूम के इधर आ गए, यानी कि a1 a2 यानी 2 और 3। फिर किसकी वैल्यू आ गई, फिर वापस सर b1 b2 आ गया, यानी कि 1 और 2। ठीक है, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। चलिए देखिए x डिवाइड बाई 1 इंटू -8 क्या आ गया, -8। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल टाइम लेके करवा रहा हूँ, है ना। आगे वाले क्वेश्चन में आपकी रेस इतनी बड़ी कि बुलेट ट्रेन के जैसे दौड़ने वाले हो आप सभी क्वेश्चन में। 1 इंटू -8 -8। ठीक है, फिर माइनस तो आता है सर सूत्र में। फिर देखो यहाँ पे 2 इंटू -5 कितना हो गया, -10, यानी कि -10। ठीक है, बराबर में y अपॉन, इसको कीजिए -5 इंटू 3 -15। ठीक है, -8 इंटू 2 -16, माइनस पहले से सूत्र में और ये आ गया
16 बराबर 1/2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए इसको। x अपॉन -8, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी कि प्लस के 10। ठीक है, यानी कि -8 प्लस के 10 यानी प्लस के 2 बच जाएंगे। सीधा लिख दूं मैं यहां पे, जगह कम है थोड़ी, है ना, बराबर y अपॉन, ये -15 है, ये माइनस माइनस प्लस के 16 हो जाएंगे, यानी -15 प्लस 16 तो कितना बच जाएगा सर, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 1/4 - 3 1। ठीक है, एक बार क्या करो, टर्म फर्स्ट को टर्म थर्ड के बराबर करो, फिर टर्म सेकंड को टर्म थर्ड के बराबर करो, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। कर लीजिए, पहले क्या करो, x/2 को 1/1 के बराबर करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x इंटू 1 x, 2 इंटू 1 2, यानी कि x बराबर कितने आ गए, x बराबर तो आ गया सर 2। ठीक है, फिर टर्म सेकंड को टर्म थर्ड के बराबर करो, यानी कि y/1 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1, यानी कि y बराबर 1। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कुछ नहीं है, इसका भी अच्छे से धुआं कर दिया है हमने। ठीक है सर, हमारे आगे कुछ भी नहीं रहने वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, हमने पहले ही बोल दिया था क्लास की शुरुआत में। ठीक है, तो देखिए हो गया ये क्रॉस, बिल्कुल पहले हमने चेक किया, यहां से हमारे पास क्या आया सर, ये आया, यानी कि A1/A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि अद्वितीय हल होने वाले हैं। और क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ। यहां पर लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, फिर ये लगा दिया सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें ये बोल रहा है कि जो नीचे आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उनमें आपको a एंड b की वैल्यू बतानी है, जिसमें क्या हो, जिसमें ये क्या है, लीनियर इक्वेशन की क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि अपरिमित रूप से इसके क्या है, अनेक हल है। सेकंड इसका पार्ट है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें वो k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस लीनियर इक्वेशन की क्या हो, नो सॉल्यूशन हो, यानी कि कोई भी हल नहीं है। चलिए फिर आ जाइए बोर्ड की तरफ, देखते हैं। ये है आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें बोल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वो उसमें आपको a एंड b की वैल्यू आपको बतानी है। सेकंड नंबर पार्ट में आपको बोला है कि हैव नो सॉल्यूशन, उसमें आपकी k की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने तरीके से, इजी तरीके से। यहां से पकड़िए क्वेश्चन को, ये बोल रहा है हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये बोल रहा है। तो आप ये बताइए मेरे को कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तब कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है, जो पेयर ऑफ कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें कौन सी कंडीशंस होती है, यानी कि जो कोफिशिएंट के रेशियो होते हैं उसमें कौन सी कंडीशन होती है। तो आप बोलोगे सर इसमें होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है, C1/C2 होता है। कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू लाके रख दो, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएंगे, A एंड B की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस जो बोल रहा है क्वेश्चन वैसा करते जाओ। A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन में से खोज के लाके रखनी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सर A1 होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 2।
सर a2 होता है वो x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन नंबर 2 में। x का कोफिशिएंट कितना है सर, ये पूरा है कोष्टक वाला, यानी कि a माइनस बी बराबर सर b1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y का कोफिशिएंट, y का गुणांक कितना है 3। b2 इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट ये है पूरा a प्लस बी बराबर c1 7, c2 जो इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट है, यहां पे क्या कांस्टेंट है 7, यहां पे क्या है 3a प्लस बी माइनस 2, ये पूरा है ना, ये कोई x या y का कोफिशिएंट नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है, यानी क्या लिखोगे 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब देखो क्या बना, वही तो बना जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड लगाते हैं तो ऐसा ही तो बनता है। हमारे पास 3 टर्म्स बनती है, हम क्या करते हैं एक बार 2 टर्म्स को बराबर रखते हैं, फिर दूसरी बार 2 टर्म्स को बराबर रखते हैं। ठीक है, रखिए, कर लोगे ना आप, बिल्कुल। फर्स्ट देखिए, मैं फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को बराबर रख रहा हूं, 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3a यानी कि 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर क्या हो गया, ये 7a माइनस 7b। इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, क्या आ जाएगा सर, ये 6a उधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा a, 2b भी उधर चला जाएगा तो ये माइनस का 9b हो जाएगा, और ये 4 भी उधर चला जाएगा तो प्लस का 4, ये बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन सेकंड कैसे बनाओगे, इन दोनों को बराबर रख के इक्वेशन सेकंड बना लोगे। ठीक है, फिर इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, इक्वेशन सेकंड में भी a एंड b 2 वेरिएबल्स होंगे। अब आपके पास क्या बन जाएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि 2 नई लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे a एंड b। a एंड b की वैल्यू निकालनी है, किसी भी मेथड से निकाल लेना। अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कि उसने स्पेसिफाई कोई भी मेथड नहीं बोला है कि इस मेथड से करो, कोई भी मेथड लगा लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसने बोला हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, हमें पता है सर, उसमें कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है c1/c2। ठीक है, यानी कि काम तो इतना ही है ना, यही करना है। ये नॉट इक्वल्स टू है तो सर उसको हम क्यों यूज लेंगे। a1 की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3, इक्वेशन नंबर 2 में 2k माइनस 1। ठीक है, बराबर b1 की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 1 है सर, इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोफिशिएंट k माइनस 1। चलिए कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना इसमें तो सीधा आंसर आ जाएगा, k एक ही तो वेरिएबल है। ठीक है, तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, इसको 1 से गुणा करोगे यानी 2k माइनस 1। 2k को इधर लेके आ जाइए तो 3k माइनस 2k, 3 को उधर भेज दीजिए तो ये हो गया प्लस का 3, ये माइनस का 1 इधर पड़ा ही है। 3k माइनस 2k कितना बच गया, k, 3 माइनस 1 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई सर। ठीक है, सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया, k की वैल्यू 2 आ गई। फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन मैंने बना के आपको दे दी है, एक इक्वेशन इन दोनों को बराबर रख के आपको एक और इक्वेशन बनानी है, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि जो आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको क्या, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से तो आप करोगे क्योंकि आप क्या हो, प्रतिस्थापन विधि में एकदम प्रो हो। ठीक है, आपको पता है प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करते हैं, हमने पढ़ रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे मैं करवाता हूं आपको, एक और क्वेश्चन करवाता हूं इससे। ठीक है, यानी कि आप अच्छे से और समझ पाओगे कि कैसे लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए फिर फर्स्ट हमारा काम क्या है, फर्स्ट काम सर ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, है ना, चेंज इन द सेंस इसको वापस रीअरेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा बनाओ। ठीक है, यानी कि बराबर के उधर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, तो वापस रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y
ये 9 को इधर लेके आ जाओ, यानी कि इधर माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड 3x प्लस 2y, 4 को इधर लेके आ जाओ तो -4 बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे सर, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। इधर से इस दोनों इक्वेशन में से क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए। अभी निकालते हैं। a1 a2 वैल्यू बताओ। a1 सर इक्वेशन फर्स्ट में x का कॉफिशिएंट 8, a2 इक्वेशन 2 में x का कॉफिशिएंट 3, b1 b2 b1 की वैल्यू बताइए। इक्वेशन फर्स्ट में सर y का कॉफिशिएंट यानी 5, b2 इक्वेशन 2 में y का कॉफिशिएंट यानी कि 2, c1 c2 सर क्या इक्वेशन फर्स्ट में जो कांस्टेंट है यानी किसी जो वेरिएबल के साथ में नहीं है वो वाला यानी कि -9, इक्वेशन 2 में -4। ये आ गई a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर लगाओगे बाय, क्या लगाओगे, फिर लगाएंगे सर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां पे लिखेंगे ऐसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लगाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे लगाते हैं सर, वेरिएबल्स x, वेरिएबल y एंड 1 लगाओ सर, बीच से शुरू करो और चक्री घुमाओ, यानी कि b1 b2 फर्स्ट लिखो यानी 5 2, फिर c1 c2 -9 -4, a1 a2 8 3। ठीक है, फिर सर वापस b1 b2 को ले जाइए यानी कि 5 और 2 को गुणा कर दीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये लीजिए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे करो। ठीक है, x के नीचे क्या लिखोगे, जो x के नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो लिखोगे यानी कि 5 × 4। पहले शुरुआत कहाँ से करोगे, पहली लाइन में ऊपर वाले पद से ऐसे शुरुआत करोगे यानी कि 5 × 4 20, बट किसके, माइनस के 20, माइनस सूत्र के अनुसार पढ़ा है। और 2 × 9 हो गए 18 सर, 18 किसके, माइनस के, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के 18 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर y के नीचे y वाला लिखो, 9 × 3 कितने हो गए 27, माइनस के 27 माइनस के 27, माइनस सूत्र में पहले से है। 4 × 8 32 यानी 32, माइनस के तो माइनस पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 32 बराबर 1 के नीचे लिखिए। 8 × 2 16 माइनस 3 × 5 15। ठीक है, कीजिए सॉल्व, x अपॉन -20 + 18 यानी कि माइनस के 2 बच गए, y अपॉन -27 + 32 यानी प्लस का बड़ा है तो कितने बच जाएंगे, प्लस के सर 5 बराबर 1, 16 - 15 1। एक बार इसको इसके बराबर रखिए, एक बार इसको इसके बराबर रखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू। पहले x अपॉन -2 को बराबर रखेंगे 1/1 के, उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी सर, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे तो x एकम x एंड -2 × 1 आ जाएगा -2। फिर इसको इसके बराबर रखेंगे यानी कि y अपॉन 5 को किसके बराबर रखेंगे, 1/1 के बराबर। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y × 1 सर y, 5 × 1 5 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।